नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास काइंड पे। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। आज मैं एक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा। ये जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उतना ही ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उनको अपने अधिकार को जानने का मौका मिलता है। हम समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। पंचायती राज व्यवस्था मतलब जो ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके में रूरल साइड्स में जो वहां के लोग होते हैं वो अपना खुद स्वशासन चलाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था। अब हम आगे देखते हैं। इस व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लागू किया गया। ये जो व्यवस्था था इसे हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा लागू करते हैं ताकि लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके। इसको हम लोग इसलिए लागू करते हैं क्योंकि जो लोकतंत्र है ना, उसको हम जमीनी स्तर तक पहुंचा सकें, इसलिए हम इसको लागू करते हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 3 स्तरों में विभाजित होती है। पहला स्तर है हमारा ग्राम पंचायत। ये होता है गांव स्तर पे। जो पहला स्तर है हमारा वो ग्राम पंचायत है। इसको हम शुरू करते हैं पढ़ना। ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है। जो ग्राम पंचायत होता है ना, वो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके प्रमुख को सरपंच या ग्राम प्रधान कहा जाता है। इसके प्रमुख को हम सरपंच या ग्राम प्रधान कहते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूं, जो ग्राम प्रधान होता है ना, वो गांव का सबसे पहला नागरिक होता है। मतलब प्रथम नागरिक किसको कहते हैं? हम ग्राम प्रधान को कहते हैं। अगर यही बात आपके देश पे आ जाए कि आपके भारत देश में सबसे पहला सिटीजन कौन है, सबसे पहला नागरिक कौन है, तो वो होता है प्रेसिडेंट, मींस राष्ट्रपति। अगर वही आपके राज्य पे बात आए, इस स्टेट में सबसे पहला सिटीजन कौन है, तो वो होता है राज्यपाल, जिसे हम पहला नागरिक बोलते हैं राज्य का। तो जो ग्राम प्रधान होता है वो एक गांव का प्रथम नागरिक होता है। जो ग्राम पंचायत वाले में जो ग्राम पंचायत होता है ना, इसमें आप समझ गए ना, जो प्रधान होता है वो गांव का प्रमुख होता है, मतलब वो लीडर होता है। अब इसके काम क्या होते हैं? ग्राम स्तर पे जो होता है उसका काम क्या होता है? अब मुख्य कार्यों की ओर बात करते हैं। गांव की सफाई, मतलब गांव में सफाई हो, रोड्स अच्छे बने हो, नाली जो हो, नालियां साफ हो, जो रोड्स हैं वो सुचारू रूप से काम करते हो, सफाई बने रहे, ज्यादा झाड़ियां वगैरह ना हो, ये सब काम ग्राम प्रधान के अंडर में आता है। फिर जो दूसरा पॉइंट है, पेयजल की व्यवस्था, पीने के जल की व्यवस्था, सभी घरों में सुचारू रूप से पानी पहुंचता हो। पेयजल की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सुचारू रूप से जल है वो सभी घरों में सुचारू रूप से पहुंचता हो। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी। जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें अध्यापक, जो अध्यापक अच्छा से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी ग्राम प्रधान देख सकता है, नॉर्मली देख सकता है। और जो प्राथमिक विद्यालय होती है उसकी सफाई, फिर उसकी पेंटिंग वगैरह का जो काम हो गया, ये सब ग्राम प्रधान के अंडर में आता है। इसके बाद आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी मुख्य रूप से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी से क्या लाभ मिलता है इन लोगों को? तो जो 1 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको पोषण तत्व दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए चीजें सामान दिए जाते हैं इसमें। उसके बाद सरकारी योजनाओं को लागू करना, और इसमें सरकारी योजनाएं जो हैं उसको लागू किया जाता है तो इस ग्राम स्तर पे भी वो चीजें पहुंच सकें, वो हमारे ग्राम स्तर पे आता है। अब आता है हमारा दूसरा स्तर जो कि होता है पंचायत समिति, जिसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं, या ब्लॉक स्तर पे होता है। जो हमारा दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत कहते हैं, हमारे ब्लॉक स्तर पे होता है। जो कई ग्राम पंचायत होते हैं उसको मिलकर पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत का गठन होता है। मतलब मान लो बहुत से गांव हो और उससे मिलकर क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत बनता है, उसे हम पंचायत समिति कहते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, इसके काम क्या होते हैं?
तो जो इसके मुख्य कार्य होते हैं, विकास योजनाएं बनाना, मतलब जो विकास योजनाओं उसको बनाना, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना। जैसे कोई भी ग्रामीण इलाके का कोई भी हुआ, कोई भी सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे, किसी भी योजनाओं से वंचित ना हो, ये योजनाओं को उसको तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। दूसरा कार्य कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास। कृषि, जो नए बीज आए हो वो सुचारू रूप से किसान के पास पहुंचाया जा सके। शिक्षा में डेवलपमेंट हो, कोई भी विद्यार्थी गांव का आर्थिक तंगी के नाते शिक्षा से वंचित ना हो। स्वास्थ्य का विकास, ब्लॉक स्तर पे अच्छे लेवल्स का स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से काम करती हो। इसके बाद आता है ग्राम पंचायत का मार्गदर्शन करना। ये जो पंचायत समिति है वो ग्राम पंचायत का मार्गदर्शन करता है, मतलब ग्राम पंचायत पे काम करने वाले अधिकारियों से ये कहता है कि जो नए कानून बन रहे हैं उसको सुचारू रूप से गांव में लागू करना और गांव के लोगों को हित में, गांव के लोगों के पक्ष में बात करना और उनके चीजों को समझना, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इस तरीके से ग्राम पंचायत उनका मार्गदर्शन करता है। अब आता है हमारा तीसरा स्तर, जो कि जिला स्तर होता है, जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद पंचायती राज्य की सबसे उच्च इकाई होती है। जो जिला परिषद होता है वो पंचायती राज्य की सबसे उच्च इकाई होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका पहला कार्य है पूरे जिले का विकास। जो जिला होता है उसका पूरा विकास। अब उसका विकास कैसे होगा? तो जिला में आने वाले जितने गांव होते हैं उनका जितना विकास होगा उतना ही उस जिले का विकास होगा। इसके बाद आता है बजट का वितरण। जो बजट होता है, जो सरकार के द्वारा पैसा मिलता है, उसको जिला से ब्लॉक तक, ब्लॉक से ग्रामीण इलाके तक पहुंचाया जाए और ग्रामीण इलाके में अच्छे से काम हो, जिससे जो गांव है वो डेवलप हो और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी विकसित हो। इसके बाद आता है राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करना, मतलब जो राज्य सरकार है उससे तालमेल बैठा के काम करना। अब आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज का कोई स्तर नहीं है। जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज का कोई स्तर नहीं है। यह गांव के सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक का एक समूह होता है। ये जो गांव में जो भी 18 वर्ष से अधिक के नागरिक होते हैं उनका यह एक समूह होता है। अब हम पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण व्यवस्था कैसा है। पंचायती राज व्यवस्था में सामाजिक न्याय पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सामाजिक न्याय पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके बाद महिलाओं को कम से कम 33% का आरक्षण मिला है। जो महिलाएं हैं उनको 33% का आरक्षण मिला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। इसके बाद आता है पंचायती राज व्यवस्थाओं के लाभ। अब जो हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़े हैं इसके क्या लाभ हैं उसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट है लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचता है। जो लोकतंत्र है वो जमीनी स्तर तक पहुंचता है। जमीनी स्तर मतलब गांव तक जो लोकतंत्र है वो पहुंचता है। गांव के लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं सरकार से। तो जो लोकतंत्र है वो जमीनी स्तर तक पहुंचता है। इसके बाद स्थानीय समस्याओं का शीघ्र समाधान होता है। जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका शीघ्र समाधान हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है जनता की भागीदारी बढ़ जाती है। जनता की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में बढ़ जाती है क्योंकि ये जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यवस्था है। क्योंकि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यवस्था है इसीलिए इसमें जनता की भागीदारी बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद ग्रामीण विकास को गति मिलता है। जो ग्रामीण विकास है उसको बहुत ही अच्छा गति मिलता है। हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप खूब ध्यान से समझे होंगे वीडियो को। अब हम अपने दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।